भारत में आजकल बड़े पैमाने पर सड़कें और हाईवे बन रहे हैं जो देश के हर कोने को जोड़ रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इन बड़े बड़े अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स के लिए आखिर पैसा आता कहाँ से है? तो चलिए आज भारत के इस विशाल सड़क निर्माण के पीछे की जो क्रिएटिव फाइनेंसिंग है उसे जरा करीब से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ एक बहुत ही आम सी पहेली है जिसका सामना दुनिया भर की सरकारें करती हैं। आपको एक हाईवे बनाने के लिए आज बहुत सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन उस पर टोल से जो कमाई होगी वो तो अगले 20-30 सालों में धीरे धीरे आएगी। अब सवाल यह है कि इस बड़े से गैप को आप भरते कैसे हैं? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि आपके पास हाईवे बनाने की एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट तो है, लेकिन आपके बटुए में पैसे लिमिटेड हैं। सरकार नए हाईवे बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बजट तो सेट कर देती है, लेकिन जो कैश हाथ में होता है वो एक रुकावट बन जाता है। इससे ये तय होता है कि एक बार में कितने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो सकता है। अब इस समस्या को हल करने के लिए दो बड़े मॉडल सामने आए और हर मॉडल ना एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब देता है। प्रोजेक्ट के लिए एडवांस पैसा कौन देगा, और अगर चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चली तो उसका रिस्क कौन उठाएगा? देखिए, ईपीसी मॉडल में सरकार एक ठेकेदार को काम पर रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में किसी काम के लिए प्लम्बर को बुलाते हैं। सरकार सारा पैसा एडवांस में देती है। वहीं बीओटी मॉडल में एक प्राइवेट कंपनी सड़क बनाने का सारा खर्चा खुद उठाती है और फिर अगले 20-30 साल तक उसे चलाकर टोल वसूलती है। इसी से वो अपनी लागत निकालती है और फिर मुनाफा कमाती है। तो असली सवाल ये है कि कौन रातों को जागकर ये चिंता करेगा कि नई सड़क पर उतनी गाड़ियां चलेंगी भी या नहीं जितनी सोची गई थी। ईपीसी मॉडल में ये सिरदर्द सरकार का है, लेकिन बीओटी मॉडल में ये चिंता उस प्राइवेट डेवलपर की है जिसने अपना पैसा लगाया है। और यहीं से एक और भी स्मार्ट आइडिया सामने आता है। सोचिए, क्या हो अगर आप भविष्य में होने वाली कमाई को आज ही कैश में बदल सके? बस इसे ही एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। ये कुछ अपनी फ्यूचर सैलरी पर एडवांस लेने जैसा है। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि सरकार एक बहुत ही पॉपुलर कॉफी शॉप की मालिक है जो हर दिन अच्छा खासा पैसा कमा रही है। ये एक बेहतरीन एसेट है, लेकिन पैसा धीरे धीरे रोज आता है। अब अगर सरकार को आज ही एक साथ बहुत सारे पैसे चाहिए हों ताकि वो और भी कॉफी शॉप्स खोल सके, तो वो क्या कर सकती है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंचाइजी बेच दो। यानी एक बड़ी कंपनी सरकार को एक बहुत बड़ी रकम एडवांस में देगी और बदले में उसे अगले 30 सालों तक उस कॉफी शॉप को चलाने और सारा प्रॉफिट रखने का हक मिल जाएगा। अब सरकार के पास एक मुश्त कैश आ गया जिससे वो नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है कॉफी शॉप को पब्लिक कर देना। मतलब आप उसे कंपनी में बदलते हैं और स्टॉक मार्केट की तरह आम लोगों को उसके यूनिट्स बेचते हैं। जो भी एक यूनिट खरीदता है वो भविष्य के मुनाफे के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन जाता है और सरकार को उसे तुरंत कैश का एक बड़ा फ्लो मिल जाता है। तो सरकार को ये सारा पैसा मिल गया, अब वो इसका करती क्या है? यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये पैसा यूं ही पड़ा नहीं रहता। सरकार उस कैश पर कुंडली मारकर नहीं बैठती, वो इसे तुरंत काम पर लगा देती है, जिससे देश की तरक्की का पहिया और भी तेजी से घूमने लगता है। ये पैसा सीधा नए हाईवे प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है। इसका मतलब है एक पुराने हाईवे से मिले पैसे से 2 नए हाईवे बनते हैं। इसे ही कहते हैं कैपिटल रीसाइक्लिंग, जिससे विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, सड़क को अच्छी हालत में रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? टीओटी मॉडल में ये उस अकेले फ्रेंचाइजी मालिक की तरह है, सारी जिम्मेदारी उसी एक ऑपरेटर की। जबकि इनवाइट मॉडल में ये एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजर की तरह है, जिसे सभी शेयर होल्डर्स यानी कि यूनिट होल्डर्स को जवाब देना होता है। तो चलिए अब जरा एक इन्वेस्टर की नजर से देखते हैं। अगर आप इन प्रोजेक्ट्स में से किसी एक में अपना पैसा लगा रहे होते तो आपको रिस्क के बारे में क्या क्या जानने की जरूरत होती? ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। ईपीसी में सरकार ही सारा जोखिम उठाती है, पैसा लगाने से लेकर टोल कलेक्शन तक। लेकिन बीओटी और टीओटी में प्राइवेट सेक्टर जोखिम का ज्यादातर हिस्सा अपने ऊपर लेता है, पर हाँ, उन्हें ज्यादा मुनाफे की उम्मीद भी होती है। चलिए अब एक असल दुनिया की डील को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक इन्वेस्टर को असल में क्या सोचना पड़ता है। 9,500 करोड़ रुपए। हाल ही में एनएचएआई को सिर्फ
5 हाईवे के अधिकार एक इन्विट को देने के बदले ये रकम मिली। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स भारतीय संपत्तियों के भविष्य को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इस भारी भरकम इन्वेस्टमेंट पर मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा भी या नहीं? क्या ये सौदा मेरे लिए वाकई फायदेमंद साबित होगा? ये सब कैपिटलाइजेशन रेट या कैप रेट नाम की एक चीज पर निर्भर करता है। सीधी भाषा में ये आपकी प्रॉपर्टी की कीमत के मुकाबले आप उससे कितना कमा रहे हैं ये जानने का एक तरीका है। अब 9,500 करोड़ की कीमत को सही ठहराने के लिए इन हाईवेज से होने वाली टोल की कमाई का बहुत मजबूत और लगातार होना जरूरी है, तभी इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब जरा एक अलग नजरिए से सोचिए। मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो आपको किस बात की ज्यादा चिंता होगी? किराएदारों से किराया वसूलने की या इस बात की कि सरकार कहीं जोनिंग कानून बदलकर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू रातों रात कम ना कर दे? किसी भी लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए असली रिस्क ट्रैफिक नहीं बल्कि पॉलिटिक्स है। राजनीति एक वाइल्ड कार्ड की तरह है। एक नई सरकार टोल के रेट्स बदल सकती है, कुछ गाड़ियों को टोल देने से छूट दे सकती है या पास में ही एक नया कंपटीशन वाला हाईवे बना सकती है। इनमें से कोई भी चीज आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत भारी असर डाल सकती है। तो आखिर में बात इस पर आकर रुकती है, आप किस पर दांव लगाएंगे? एक अनप्रिडिक्टेबल किराएदार यानी टोल से होने वाली कमाई पर, या एक भरोसेमंद मकान मालिक यानी सरकार से मिलने वाले एक फिक्स्ड पेमेंट पर? एक इन्वेस्टर के लिए यह सचमुच $1 अरब का सवाल है।